नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसके क्रम में आज की ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी के उपलब्ध स्रोतों में यात्रा वृत्तांत, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, चित्रकला किस तरह से उपयोगी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, हेडिंग डालेंगे यात्रा वृत्तांत। तो कई यात्री, कई व्यापारी, कई धर्म प्रचारक, कई लोक सेवक, सिविल सर्वेंट भारत आए और उन्होंने अपने अनुभवों और आंखों देखी घटनाओं के आधार पर बहुत सारा लेखन किया। अपने अनुभवों को, आंखों देखी घटनाओं को लेखबद्ध किया, जिसके क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है सर जॉन सोर। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस लंदन चले गए थे, उसके बाद सर जॉन सोर बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए और इन्होंने बंगाल में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दी। साथ ही साथ सर जॉन सोर ने ईसाई धर्म प्रचारकों और उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया, उन्हें बहुत सहायता दी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण नाम है चार्ल्स ग्रांट। ये एक मिशनरी कार्यकर्ता थे, एक धर्म प्रचारक थे। ये क्या थे? एक मिशनरी कार्यकर्ता, जिन्हें कह सकते हैं धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक थे। और इन्होंने भारत में पश्चिमी साहित्य को पढ़ने के लिए और ईसाई धर्म को, भारत के अंदर ईसाई धर्म के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। किसके लिए? पश्चिमी साहित्य को भारत में लागू कराने के लिए, भारत में पश्चिमी साहित्य का विकास कराने के लिए, भारत में पश्चिमी साहित्य को पढ़ने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसी के साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। और इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसके क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है जॉर्ज फॉरेस्टर। जॉर्ज फॉरेस्टर ये एक ब्रिटिश यात्री थे और इन्होंने भारत में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, कश्मीर होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए रूस तक की यात्रा की। रूस तक की इन्होंने यात्रा की। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है जेम्स वर्न्स। इनका जो यात्रा वृत्तांत है
विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध। इसमें इन्होंने कच्छ की स्थिति के बारे में और सिंध की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। इसी तरीके से एक और हुए हैं, एक व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर वर्न्स। प्यारे बच्चों, इन्हें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिकंदर वर्न्स। ये एक ब्रिटिश यात्री था और एक जासूस भी था। इसके यात्रा वृत्तांत जो है वो 1831-32 में 3 भागों में प्रकाशित किया गया। और इसका यात्रा वृत्तांत क्या था, क्या नाम था उसका? इसका जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम है ट्रेवल्स इनटू बोखारा। अर्थात इसने, अगर देखा जाए तो इसने पंजाब से पेशावर से काबुल से बोखारा तक की इसने यात्रा की। और इसलिए इसके यात्रा वृत्तांत को जो नाम दिया गया वो ट्रेवल्स इनटू बोखारा दिया गया। इससे भी कई जानकारियाँ आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति हुए चार्ल्स जेम्स सी डेविडसन। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है डायरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया अपर इंडिया। इसमें इन्होंने ये 1843 में लंदन में ये प्रकाशित हुई थी और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। और इस यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बरेली से हरिद्वार तक की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। इससे भी कई अहम जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जॉन बटलर, इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। जॉन बटलर इन्होंने 1855 में अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द province of Assam during residence of 14 years। इसमें जॉन बटलर ने असम राज्य की जो पहाड़ी जनजातियां हैं उनकी प्रथाओं, उनकी आदतों, उनके सामाजिक जीवन के बारे में इसमें उन्होंने बताया है। इसके बाद
एक व्यक्ति हुए हैं W.H. स्लीमैन। W.H. स्लीमैन। इनका अगर पूरा नाम देखें तो विलियम हेनरी स्लीमैन है। स्लीमैन। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है, इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम दिया गया होता है और पूछा जाता है कि ये किसका है। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। ये इनका यात्रा वृत्तांत है और इसमें इन्होंने अवध की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं को इसके माध्यम से इन्होंने बताया है और उसमें ठगी प्रथा के बारे में भी इन्होंने बताया। और ये जो यात्रा वृत्तांत है इनका, ये 1858-59 में लिखा गया है। ठीक है, कब लिखा गया? 1858-59 में इसको लिखा गया है। ठीक। और इसी तरीके से साहित्य, पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई, तो इसको भी देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे साहित्य, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किस तरीके से आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत में पत्र पत्रिकाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन करने का जो श्रेय जाता है, पत्र पत्रिकाएं निकालने का जो श्रेय जाता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही असंतुष्ट कर्मचारियों को जाता है। जो कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी से असंतुष्ट हो गए थे, वो बाहर हो गए थे और अपने पत्र पत्रिकाएं निकालने लगे थे और उनकी आलोचना करने लगे थे, जिसके क्रम में पहला जो पत्र है वो है बंगाल गजट। इसे 1780 में प्रकाशित किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा का एक पत्र था जिसका संपादन एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने किया था। हिक्की। और इसी तरीके से 1784 में एक पत्र प्रकाशित हुआ, द कलकत्ता गजट। तीसरा पत्र अगर देखा जाए तो 1785 में बंगाल जर्नल ये प्रकाशित हुआ। इसी तरीके से 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता ये प्रकाशित हुई। इसी तरीके से 1786 में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है द कलकत्ता क्रॉनिकल। और 1788 में एक पत्र प्रकाशित हुआ, द
मद्रास कुरियर, द मद्रास कुरियर। और इसी तरीके से 1789 में द बॉम्बे हेराल्ड, द बॉम्बे हेराल्ड। तो ये जो पत्र प्रकाशित हुए, बंगाल गजट 1780 में अंग्रेजी भाषा का पत्र था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1784 में द कलकत्ता गजट प्रकाशित हुआ। 1785 में बंगाल जर्नल प्रकाशित किया गया। 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता प्रकाशित हुई। 1786 में द कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 में द मद्रास कुरियर और 1789 में द बॉम्बे हेराल्ड, ये कुछ समाचार पत्र प्रकाशित हुए। और इन समाचार पत्रों के माध्यम से कई सामाजिक, राजनीतिक और कई तरह की आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीतियों के कारण जो 1856 तक चली, देश भर में समाचार पत्रों को प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ साथ कुछ पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई, जिनके माध्यम से भी आधुनिक भारतीय इतिहास की कई जानकारियां सामने निकल कर आती हैं। तो कुछ पत्र पत्रिकाओं को भी देख लेते हैं कि आखिर ये हो गए आपके पत्र। और कुछ पत्रिकाएं, हेडिंग डालेंगे पत्रिकाएं, जैसे पहली पत्रिका है द हिंदू और स्वदेश मित्र। इसको जी सुब्रमण्यम ने निकाला था। और इसी तरीके से दूसरी पत्रिका है केसरी, और इसी में लिखे दे रहे मराठा, केसरी और मराठा। ये किसने निकाली थी? बाल गंगाधर तिलक। तीसरी पत्रिका जिसके माध्यम से ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, तीसरी है बंगाली, और इसे किसने निकाला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चौथी पत्रिका आप लिख सकते हैं अमृतबाजार पत्रिका। ये किसने लिखी थी? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू ने। इसी तरीके से एक और पत्रिका लिख लो, सुधाकर। इसके माध्यम से भी कई जानकारियां मिलती हैं, जिसे लिखा था गोपाल गणेश आगरकर। और एक और लिख लो, एक पत्रिका इसने भी काफ़ी भूमिका निभाई, वॉइस ऑफ इंडिया, जिसे दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास की काफ़ी जानकारियां सामने आती हैं। तो हमने आपको बताया कि द हिंदू और स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम की हो गई, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, अमृतबाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था इसको। सुधाकर
गोपाल गणेश आगरकर, और इसी तरीके से वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने इस पत्रिका को निकाला। ये जो गोपाल गणेश आगरकर हैं, पहले ये केसरी पत्रिका के संपादक थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी से कुछ वैचारिक मतभेद हो जाने की वजह से इन्होंने केसरी का संपादकत्व छोड़ दिया और सुधाकर पत्रिका का संपादन करने लगे। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 सदस्य पत्रकार ही थे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे इसे हम साफ किए दे रहे हैं, तो विदेशों में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई वो कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये किसने लिखी थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ से लिखी थी? लंदन से। ठीक है। दूसरी है वंदे मातरम, ये किसने पत्रिका निकाली थी? मैडम भीकाजी कामा ने। कहाँ से? ये पेरिस से। ठीक है। तीसरी पत्रिका है तलवार, और इसको निकाला था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और ये निकाली थी बर्लिन से। ठीक है। चौथी पत्रिका की अगर हम बात करें तो ये गदर पत्रिका हो सकती है, जिसे लाला हरदयाल ने निकाली। कहाँ से निकाली? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से। पांचवी पत्रिका अगर देखें तो पांचवी पत्रिका फ्री हिंदुस्तान, और ये लिखी थी तारकनाथ दास ने, और ये कहाँ से लिखी थी? वैंकूवर, ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में। ठीक है। तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखी लंदन से। वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा, ये पेरिस से निकाली गई थी। तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की है, ये बर्लिन से प्रकाशित हुई थी। गदर लाला हरदयाल ने इसको निकाला था, ये सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुई थी। फ्री हिंदुस्तान, ये तारकनाथ दास के द्वारा निकाली गई, वैंकूवर जो कनाडा में पड़ता है। ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें जो भी तथ्य छपे होते हैं, जो भी घटनाएं छपती हैं, उनसे लोगों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन आता है। कह सकते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये लोगों की भावनाओं और उनके विचारों को आकार देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे मौखिक स्रोत। प्यारे बच्चों,
मौखिक स्रोतों के माध्यम से जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अपने विषय की वो सीमा को बहुत अधिक इनके माध्यम से विस्तारित कर सकते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो मौखिक स्रोतों के प्रति सशंकित हैं और मौखिक स्रोतों को कहीं न कहीं वो नकारते हैं, क्योंकि इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन फिर भी मौखिक स्रोत आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली हेडिंग डालेंगे सृजनात्मक साहित्य। प्यारे बच्चों, ये जो सृजनात्मक साहित्य होता है ये गद्य और पद्य दोनों में होता है। गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। यहाँ लिख लीजिए, गद्य और पद्य ये दोनों में हो सकता है। मंच के अभ्युदय के कारण भारत में सृजनात्मक साहित्य को काफ़ी बल मिला। नाटक आदि के कारण सृजनात्मक साहित्य को काफ़ी गति मिली। लेकिन साथ साथ काव्य, जो भारतीय काव्य है, भारतीय काव्य से भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे हिंदी के जो कवि हैं निराला जी, इन्होंने भी कई सारी कृतियाँ लिखी जिनके माध्यम से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से उर्दू के एक कवि हुए, मोहम्मद इकबाल, इनकी कृतियों से भी काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरीके से बांग्ला जो कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम, मराठी भाषा के केशव सुत और मलयालम भाषा के जी शंकर कुरूप, इनकी कृतियों से भी कई अहम जानकारियाँ आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से जो बंकिम चंद्र चटर्जी हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये एक उपन्यासकार थे। क्या थे? उपन्यासकार। और इनके जो अधिकतर उपन्यास ऐतिहासिक हैं। इनका एक उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आनंद मठ। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि ये क्यों प्रसिद्ध है? वंदे मातरम गीत के लिए ये आनंद मठ, इनका एक उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए हैं सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर, इन्होंने भी एक कृति लिखी देशेर कथा। ये कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से भारतीय चेतना को जगाया गया था। स्वाधीनता के समय भारतीय चेतना को जगाने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र भी एक
कहानीकार और उपन्यासकार हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी एक कहानीकार और उपन्यासकार हुए और इन्होंने भी ग्रामीण सामाजिक स्थिति को, ग्रामीण सामाजिक चिंताओं को दर्शाने का काम किया है अपनी उपन्यास और कहानियों के माध्यम से। इनके प्रमुख अगर कृतियां देखी जाएं तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कुछ प्रमुख कहानियां भी इनकी हैं, जैसे कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। और इनके माध्यम से इन्होंने ग्रामीण जीवन की चिंताओं को, ग्रामीण जीवन की स्थितियों को, ग्रामीण के सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को दर्शाने का इन्होंने प्रयास किया है इनमें। इसी तरीके से एक कवि हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने भी ग्रामीण सभ्यता को बताने का प्रयास किया है अपनी कृतियों के माध्यम से। इनकी एक प्रमुख कृति है मैला आंचल। मैला आंचल। और इसी तरीके से एक कृति है पाथेर पंचाली। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसे किसने लिखा है? ये एक उपन्यास है। इसे किसने लिखा है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय इन्होंने इस कृति को लिखा है और ये वर्ष 1929 में लिखी गई एक कृति है, एक उपन्यास है, जिसके माध्यम से, पाथेर पंचाली के माध्यम से ये बताया गया है कि बंगाल के एक छोटे से गांव में अप्पू और उसकी बड़ी बहन किस तरीके से एक गरीबी में अपना भरण पोषण कर रहे हैं, गरीबी किस तरीके से इनको परेशान कर रही है और गरीबी में क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसी पर एक 1955 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पन्नालाल पटेल, जो इधर लिख दे रहे हैं, पन्नालाल पटेल, ये एक गुजराती उपन्यासकार हैं। गुजराती उपन्यासकार हैं और इन्होंने लिखा है गूंगे सुर बांसुरी के गूंगे सुर बांसुरी के। ये जो है इनका एक कहानियों का संग्रह है, जिसमें ये दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों, वंचितों के बारे में लिखते हैं। और इनकी एक कृति है मेकल जीत और एक कृति है भालचंद नेमाड़े की कोसला। इनमें आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसी तरीके से मुल्क राज आनंद और
राजा राव के द्वारा मुल्कराज आनंद और राजा राव के द्वारा एक कृति लिखी गई है अनटचेबल और कंथापुरा। इनमें सामाजिक और राजनीतिक कोलाहल के बारे में बताया गया है। सामाजिक और राजनीतिक कोलाहल के बारे में इन दोनों कृतियों में बताया गया है। और इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा एक कृति लिखी गई है जिसका नाम है पोस्ट मास्टर। इसमें एक पोस्टमैन की कहानी को बताया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर की जो कहानी इसमें बताई गई है उसके माध्यम से उस समाज के दर्शन का पता चलता है, उस समाज की स्थिति का पता चलता है, उस समाज की सोच का पता चलता है कि सामाजिक जीवन उस समय कैसा था। इसी तरीके से एक इनकी कृति है काबुली वाला। इसमें एक फल विक्रेता की कहानी को बताया गया है कि उस फल विक्रेता की जीवन शैली कैसी थी, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था, सामाजिक दिक्कतें उसको किस तरीके से झेलनी पड़ती थी, इस सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इन कृतियों से भी बहुत सारी जानकारियाँ आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त होती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे चित्रकला। आखिर चित्रकला किस तरीके से आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी में अपनी भूमिका निभाती है। चित्रकला प्यारे बच्चों, चित्रकला के माध्यम से भी औपनिवेशिक भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई जानकारियाँ चित्रकला के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और उस समय चित्रकला के जो प्रमुख केंद्र थे वो केवल वाराणसी और मद्रास और पटना, ये प्रमुख केंद्र थे उस समय चित्रकला के। 1857 के विद्रोह की तस्वीरें भी आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी के अहम स्रोत हो सकते हैं। इसी तरीके से कालीघाट चित्रकला ये कलकत्ता में विकसित हुई और इसके माध्यम से कई पौराणिक चित्रों को उकेरा गया, पौराणिक घटनाओं को उकेरा गया और कालीघाट चित्रकला के माध्यम से दैनिक जीवन में कार्यरत मजदूरों, लगे हुए लोगों को भी दिखाया गया, उनकी समस्याओं को दिखाया गया। साथ ही साथ कालीघाट चित्रकला ने सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। 1857 के बाद कुछ कला स्कूल खोले गए, जैसे बॉम्बे में कला स्कूल खोला गया, कलकत्ता में कला स्कूल खोला गया और इसी के साथ साथ मद्रास, यहाँ पर कुछ कला स्कूल खोले गए। 19वीं शताब्दी के अंत में जो भारतीय चित्रकला थी ये देशभक्ति और राष्ट्रवाद से प्रेरित हो गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो एक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो खोला था, इसके माध्यम से भी इन्होंने पौराणिक कथाओं, सांस्कृतिक विरासतों पर बहुत ज़्यादा
इन्होंने ध्यान दिया। तो ये हो गया कि किस तरीके से यात्रा वृत्तांत, साहित्य, पत्र पत्रिकाओं और चित्रकला ने किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाया आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी देने में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लास को लाइक ज़रूर करें और क्लास को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।